हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। इसमें हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के PYQs करेंगे, जो कि आपके एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम है आपका 10 जनवरी को, उसके लिए है। अदरवाइज़ भी आप ये सारे PYQs किसी और भी, अगर आप स्टेट PCS का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी इक्वली ही रेलिवेंट है। जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए लास्ट में लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है जनरल है और ये इक्विवेलेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पूछा जाता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है कि मिनिमम एज कितनी होती है पंचायत के इलेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि जो आपको इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना है तो जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है कितना। आपको मैं 1 सेकेंड दे रही हूँ सोचने के लिए। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होगा आपका 21 ईयर्स बी, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये भी याद रखना, 243F में ये मेंशन है, ठीक है। तो आपको इसके अलावा भी आपको सपोज ये तो पंचायत की इसमें पूछ लिया, तो अगर सपोज कोई और आपका एज देखे किसी और इलेक्शन के लिए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सपोज जैसे कि प्रेसिडेंट की बात करें तो मिनिमम 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम 35, गवर्नर के लिए भी 35। अगर आपको राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए करना है तो 30 ईयर्स। इसके सामने मैंने आपके आर्टिकल्स पे लिख दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपको काउंसिल की बात करनी है, विधान परिषद की बात करनी है, तो उसकी भी 30 ईयर्स है मिनिमम। लोकसभा के लिए 25, असेंबली के लिए 25, पंचायत के लिए 21। तो ये टेबल आप जरूर याद करके जाना, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ में अगर पॉसिबल हो तो आप ये आर्टिकल्स मैंने दिए हुए हैं, ये भी एक बार आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा चलो हम इसके बारे में, पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन था तो थोड़ा पंचायत के ऊपर हम देख लेते हैं क्या है, कि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना, हमें बाकी का बेसिक भी पढ़ना है, क्या है बेसिक। तो सबसे पहले जो आपका पंचायती राज है, इसको हम लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं। हमारे पास इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले पार्लियामेंट, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर और लास्ट में आपका पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी, जिसे हम म्यूनसिपैलिटी को हम बोलते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ऐसे पंचायती राज को हम बोलते हैं रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले पंचायती राज कौन सी स्टेट ने अडॉप्ट किया था। तो उसका नाम आपको हिंट देती हूँ, आर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, दूसरी बात करते हैं कि कौन से अगर पंचायती राज कौन से आर्टिकल के थ्रू और कौन से अमेंडमेंट में आता है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इसमें ऐड हुआ था और कौन सा इसका स्केड्यूल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुआ था, और इसमें आपका जो स्केड्यूल है वो पार्ट जो है उसमें स्केड्यूल जो है आपका स्केड्यूल 11 जो था वो पंचायती राज के बारे में बात करता है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 9। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 243 से लेके 243O तक, ठीक है। और कितने आपके स्केड्यूल 11 में कितने इसकी लिस्ट इसमें दिए हुए हैं, वो है 29 आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें आपका एग्रीकल्चरल, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन सब कुछ इसका पार्ट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि कितने लेवल के होते हैं आपके, कितने मतलब आपको जो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट दी है, ये भी अगेन 3 टायर की होती है। आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसने डिसाइड किया था। और इसमें जो है आपकी जो भी एरिया है उसकी अगर 20 लाख से एक्सीडिंग पॉपुलेशन है उसके लिए, ठीक है। तो 3 लेवल की है। सबसे पहले विलेज लेवल, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, फिर आपका इंटरमीडिएट या फिर ब्लॉक लेवल में जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है उसमें पंचायत होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच बोलते हैं चेयरमैन को हम, ठीक है। ग्राम समिति में जो आपके जितने भी हेड होते हैं आपके, ठीक है, हेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विलेज के, विलेज पंचायत के उसको बोलते हैं। और जो जिला परिषद है वो हाईएस्ट बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ठीक है। फिर इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 73rd तो ऐड हुई थी डायरेक्ट, इसमें सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन आपके विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, किसका होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आपका चेयरमैन का होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट चेयरमैन का होता है कहाँ पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 5 साल का टेन्योर है। शेड्यूल कास्ट और वुमेन और SC ST के लिए 1/3 सीट्स जो है आपको रिजर्व करनी होती है। इनके लिए आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है और इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन देखो आपके 2 इलेक्शन कमीशन होता है, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। जो पंचायती राज के इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराता है उसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इनको जो फंड्स प्रोवाइड कराता है वो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन करवाता है। ये आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनके आर्टिकल भी आप देख लो। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 243K, जो कि इनके सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, और फाइनेंस कमीशन है 243I, ठीक है, ये कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका 9th शेड्यूल जो है किससे बात करता है, 9th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। पहली बात तो आपका 9th शेड्यूल बात करता है एक्ट एंड रेगुलेशन के लिए, और ये जो आपका ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अगर हमें आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना हो तो रिमूव हम कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग बात है। तो क्वेश्चन में है कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके अपॉइंटमेंट जो करता है गवर्नर। क्या गवर्नर उसको रिमूव भी कर सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को? तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि येस गवर्नर कर सकता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा ऑप्शन है बी, येस विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा है नो ओनली इन द सेम मैनर एज द हाई कोर्ट जज। और लास्ट ऑप्शन है डी, येस इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासिस अ रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ मैं। तो देखो, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको एक टेन्योर और उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, जो उसका जो ये नहीं कि आप कोई भी उसको ऐसे निकाल सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर आपको जो है सेम उसी मैनर में जैसे हाई कोर्ट जज को निकालते हैं सेम उसी मैनर में ही उसको निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नो ओनली इन द मैनर एज द हाई कोर्ट जज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो उसके हम जरा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये सिंगल मेंबर बॉडी होती है, ये अपने नीचे स्टाफ जो है हायर कर सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। सर्विस और टेन्योर कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। रिमूवल कौन कर सकता है? सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनके पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इनके पास फंक्शन होते हैं कि आपका जो जितनी भी सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी है या पंचायती राज है, उनके इलेक्शन ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं इलेक्टोरल रोल्स को, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप इंश्योर कराते हैं, इनको इन्फोर्स कराते हैं। और सारा जो स्टाफ है आपका स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है, आप देखो जब भी इलेक्शन आते हैं तो आपका स्कूल से, हेल्थ डिपार्टमेंट से या फिर वेरियस अदर डिपार्टमेंट, सारा स्टाफ ही वहाँ से ऑर्गेनाइज लेते हैं, वहाँ से लेते हैं सारे सर्विसेज। ठीक है, और साथ ही साथ ये कैरी आउट करते हैं डीलिमिटेशन ऑफ वॉट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा क्या करता है, सिंबल्स को भी एलोकेट करते हैं पार्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बात करता है गवर्नर के पास कौन सी पावर है रिजर्व ऑफ बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कौन से आर्टिकल में लेके जाता है? तो इसका मैं आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 201, जो कि गवर्नर के लिए रिजर्व करता है, गवर्नर रिजर्व करता है उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के लिए, आर्टिकल फाइनेंस कमीशन में। तो फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि बात करता है, फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल है? तो 1 सेकेंड मैं आपको दे रही हूँ। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आर्टिकल 280। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स में बनता है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन करता है कि कितने जो आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में जितना पैसा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन जो है इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है फाइनेंस कमीशन की, वो एक 5 मेंबर बॉडी है। 5 मेंबर्स की जो चेयरमैन होगा उसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के लिए। दूसरा, जो 4 अदर मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है? जो कि क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज, और इनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के लिए या अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इन ऐसे लोगों को। और रिकमेंडेशन क्या करते हैं कि टैक्स को पैसे कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे देना है, ये आप किसी रिकमेंडेशन जो है आपका फाइनेंस कमीशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटी, उसके रिगार्डिंग कि जो आपका जो म्यूनसिपैलिटी है कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? 12th शेड्यूल में था। ठीक है, तो कौन सी अमेंडमेंट से आया था? ये आपका 74th पंचायती राज कौन से आया था? 73rd से। ठीक है, 1992 का एक्ट था। ठीक है, अब हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, सेम सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सिमिलर म्यूनसिपैलिटी का भी है। म्यूनसिपैलिटी को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी बोलते हैं, और उसको रूरल बोलते हैं। पंचायती राज को इसको हम बोलते हैं अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, यस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, कौन सा उसमें आता है? 12th शेड्यूल में आता है। तो और इसमें कौन सा पार्ट ऐड हुआ था हमारे? उसमें पार्ट 9A ऐड हुआ था। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बात करते हैं? आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं, 3 टायर होता है। ठीक है, इसमें भी अगेन सिमिलर टू डेट। तो लेकिन हम वहाँ पे जैसे हम पंचायत समिति पंचायत ये सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल। सबसे पहले नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया, एक टाउन से लेके जो अर्बन एरिया के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया को नगर पंचायत। एक स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए हम म्यूनसिपल काउंसिल यूज़ करते हैं, और एक लार्जर एरिया के लिए जैसे दिल्ली है तो वहाँ पे हम MCD जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बोलते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं 74th अमेंडमेंट से आया था। 5 साल का टेन्योर होता है, डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं आपके वार्ड के काउंसलर के और कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम लोग इसमें वोट करने जाते हैं, ठीक है। और साथ में 3 लाख की इसमें जो है पॉपुलेशन म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे होगी जहाँ पे 3 लाख की पॉपुलेशन होगी, उससे ज़्यादा होगी। SC और OBC SC और वुमेंस के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ पंचायत, ठीक है। और इसमें आपका अलग से वही जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन, इसमें भी सेम वही होता है जैसे आपका पंचायती राज में। दोनों ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी होती है जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक आपकी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को गवर्न करती है, उसके लिए ड्राफ्ट प्लान करती है। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से 3 वर्ड ऐड हुए थे? तो आपके में ऑप्शंस में है जस्टिस एंड लिबर्टी, बी में है सोवरेन एंड डेमोक्रेसी, सी में है सोशल एंड सेक्युलर और डी में है फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं बहुत फास्ट पेस पे कर रही हूँ, क्विक रिवीजन है ये। तो आप मुझे इसका ऑप्शन बताएंगे, आपके पास 1 सेकेंड है, ठीक है। तो आपका जो 2 वर्ड्स वैसे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, तो इसमें आपको 2 वर्ड्स अभी आपको बताने हैं, तो वो होता है सोशल और सेक्युलर। और तीसरा वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था? इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। जो उसकी जो सैलरीज वगैरह है वो कौन डिसाइड करता है? एक एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन बात करेगा? इसका गवर्नर बात करता है, या फिर अगर गवर्नर ऑप्शन में ना मिले तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में। आपके जो भी फंडामेंटल राइट है, आपको पता है जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसी के ड्यूरेशन में ही आपके जो है फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड होते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट दोज विच आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड पहली बात तो हमारे से डिलीट हो चुका है, अब आर्म्ड रिबेलियन वर्ड हम यूज़ करते ही नहीं है। अब इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले हम यूज़ करते थे, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो आर्म्ड रिबेलियन जो बोला है कि आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड कौन सा जो है फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नन, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आपको ऑप्शन समझ में आ ही गया होगा। तो देखो जो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है आपका आर्टिकल 31 हो गया जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जो कि सस्पेंड हो ही नहीं सकता। और लास्ट अगर डी बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या आर्टिकल 32 बात करता है। तो अगेन तो आर्टिकल 19 के अंदर तो कुछ आता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर? तो कौन सा है ये? कौन सा आर्टिकल जो है आपका बात करता है? देखो आर्टिकल 21 अभी बताया था, राइट पब्लिक आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 20 प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आर्टिकल 24 क्या होता है? आपको फोर्स लेबर चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम करने वाला, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 23 हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऑब्वियसली कौन सी उससे आई थी? आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी से आई थी, जिसमें आर्टिकल 51 ए आपका ऐड हुआ था। तो आपको बता रहा है इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी आपकी नहीं है। ऑप्शन में है पहला टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल, और फोर्थ है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। तो आप मुझे इसका बताओ, 1 सेकेंड आपको मैं दे रही हूँ। तो यस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 51 ए था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिट्स के ऊपर। तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। दूसरी स्टेटमेंट है हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर थर्ड है हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस, और फोर्थ है रिट कैन बी इशू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके ऑप्शन है। तो आप मुझे 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, सोच के बताओ। तो इसका सही आंसर जो होगा हम डिस्कस करते हैं पहले इसको। देखो जो रिट भी हमारी डिस्कस हो जाएगी इसी बारे। देखो जो रिट है सबसे पहले हमारे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर यूज़ होती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास होती है। सबसे तो पहली जो स्टेटमेंट है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट, ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है और कुछ मामलों में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो ये एक जेनरिक में अगर हम बोले तो ये गलत हो जाएगा। अब इस सेकंड स्टेटमेंट देखें कि जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं। हाई कोर्ट के पास पावर है, वो रिट जो है फंडामेंटल राइट एज वेल एज एनी अदर पर्पस दोनों के लिए ही यूज़ कर सकता है, ठीक है। और लेकिन रिट प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको अगर आपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने वन शॉट लिया है, मैंने रिट भी बहुत एक्सप्लेन करी है आपको डिटेल में, फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और हमने कौन सा फीचर कैसे कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये पूरा मैंने उसमें पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो पूरी वीडियो देखो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। मैंने उस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जो इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा उसमें कवर कराया है। ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है। इतना शॉर्ट टाइम में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने कवर नहीं कराया होगा, तो आप ज़रूर उसको एक बार देखना। तो देखो इसमें जो आपका है हमने जो लिया था, ये हमने कहाँ से लिया था, जर्मनी से। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वहाँ से हमने बोरो किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ना, उसको कैसे अप्रूव करना होता है। देखो नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन होती है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कैसे करता है, बाय रिटन रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता कि आज सपना आया कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और इमरजेंसी लगा दो, नहीं। प्रेसिडेंट कैसे करेगा, उसको जब तक रिटर्न में प्राइम मिनिस्टर लिख के नहीं देगा, और प्राइम मिनिस्टर भी कैसे, एडवाइस चाहिए उसको कैबिनेट मिनिस्टर की। इंदिरा गांधी ने कैसे मिसयूज़ किया था, उसने पहली बात तो ओरली बोल दी और उसने किसी की एडवाइस ली नहीं, तो इसलिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही थी वो वाली नेशनल इमरजेंसी, जो आपकी थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में। बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही थी वो, इसीलिए। ठीक है, तो उसके बाद तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि हम कैसे इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो पहले जो आपकी इमरजेंसी थी उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है विदिन 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन उसको फिर आपका जो है अमेंडमेंट करके उसको रिड्यूस कर दिया गया कि अब उसको विदिन 1 मंथ में पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज से आपको अप्रूवल चाहिए, तभी उसको मेजॉरिटी आपको उसको आगे अप्रूवल मिलता है। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज 2 मंथ, तो 44th अमेंडमेंट से उसको रिड्यूस कर दिया था टू 1 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में। जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देखो चीफ मिनिस्टर स्टेट के बाद है तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपका सीधा सीधा गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो लोकसभा इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली आपकी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं आपकी उसी के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट या फिर इन पार्लियामेंट, दोनों में ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, यहाँ पे तो अगर हम अब स्टेट की बात करें तो ऑब्वियसली असेंबली आ जाएगी, अगर हम वैसे बात करेंगे तो लोकसभा की आ जाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर, तो लोकसभा भी आ सकता है, तो आप ये कर सकते हो। स्टेट के बाद एग्जाम है तो इसलिए स्टेट का ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नोवल फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नोवल फीचर आपका डीपीएसपी है, और ये नोवल नाम किसने दिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था। डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। ये भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में जो है आपका जो है क्या इनमें से जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। देखो आपको पता है जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल कहाँ से 33 से लेके आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी बात करते हैं। डीपीएसपी को सबसे याद करने का तरीका है, आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले आपका लिबरल सोशलिस्ट आपके जितने भी है, फिर आपके गांधी जी वाले, और फिर लास्ट में लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले गांधी जी जो बात करते थे वही गांधी जी के होंगे। गांधी जी क्या बात करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें करते थे कि शराब मत पियो, तो इन सारी की चीज़ें बात करते थे। तो और वीकर लोगों को हेल्प करो, SC ST को प्रमोट करो, तो वही सारे प्रिंसिपल गांधी जी के हैं। तो सबसे पहले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये गांधी जी का प्रिंसिपल नहीं था। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ, ये भी नहीं था। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपका था। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीएसपी जो है कौन से उससे ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि बाद में 42nd से ऐड हुआ, तो वो है आपका 44(8)A। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है। फिर हम बात करते हैं डीपीएसपी के कुछ और प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको कहा 3 स्टेट्स में इनको हम बताते हैं। सबसे पहले आपका सोशलिस्ट, फिर आपका गांधी जी, फिर आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो सोशलिस्ट वाले हैं आपके, ये सोशलिस्ट, ये गांधी जी, ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आर्टिकल 38 जो है वो बात करता है। आर्टिकल 38 बोलता है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल जस्टिस। ठीक है, आपको मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये आपको 38 बात करता है, सारे सोशलिस्ट है। फिर नेक्स्ट 39 में बात करता है कि आपको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सब सारे सिटीजन्स के लिए, आपको रिसोर्सेज उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है कि एक ही हाथ में सबके पास पैसा ना आए, सबको इक्वली मिले। प्रमोट करना है फ्री लीगल, 39A में फ्री लीगल जस्टिस एंड लीगल एड। 39A वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं।
उसके बाद सोशलिस्ट में और क्या करते हैं, राइट टू सिक्योर, ठीक है, क्या, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। 42 मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, ठीक है। 43 बात करता है आपका लिविंग वेजेस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में, डिसेंट होना चाहिए। फिर 47 बात करता है इम्प्रूव करना है हमने आपने लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को, तो ये आपका बात करता है 47, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वापस आते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी ने क्या कहा है कि आपको पंचायत सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, फिर आपको प्रमोट करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं कि वीकर सेक्शन को और SC ST को प्रमोट करो, इंटॉक्सिकेटेड शराब मत पियो और काउ स्लॉटिंग मत करो, ये गांधी जी बात करते थे। फिर हम बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले पार्ट में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 44 क्या बात करता है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, कब तक, कंप्लीट 6 ईयर्स तक उनका पूरा अच्छे से पालन पोषण करो, तो ये बात करता है 45 में। 48 बात करता है कि मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री और उन सबको ध्यान रखो उनके लिए, ठीक है, साइंटिफिक लाइन्स पर उनका ट्रीटमेंट करो। बात फिर करते हैं अपने फॉरेस्ट वगैरह को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। दूसरा अपना जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग रखो और इंटरनेशनल ट्रीटमेंट उसको प्रमोट करते हैं। तो ये आपके सारे के सारे हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमरजेंसी को, हम नेशनल इमरजेंसी को कौन से ग्राउंड पर लगा सकते हैं, तो बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन 3 बार हम नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, लग चुकी है। तो विच वॉज द ग्राउंड यूज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, 1975 में कौन सी ग्राउंड पर लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस या आपका आर्म्ड रिबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, इनमें से कौन से ग्राउंड पे आपकी जो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी कौन सी लगी थी, तो आप ये मुझे बताओगे, ठीक है। तो जो आपकी लगी थी वो लगी थी आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस में, और ये यूज हुआ था 1975 में, लेकिन उसको जो है 1975 में फॉर 44th अमेंडमेंट वर्ड से उसको बहुत ही वेग टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट के असेंट स्पेशल, उसके बारे में, प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस कब होता है, कौन से, मतलब जब साल का जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, या फिर बहुत बार प्रेसिडेंट असेंट आपको एड्रेस करता है, जब भी साल का पहला सेशन होता है तब आपका स्पेशल एड्रेस देता है, या फिर जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है तब भी आपका प्रेसिडेंट उसको वो करता है, एड्रेस करता है। तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो आपका आर्टिकल कौन सा है आप बताओ मुझे, तो आपका है आर्टिकल 87। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। गवर्नर जब भी लोकसभा या राज्यसभा आपकी सेशन में नहीं होती है और कोई भी ऐसी अनफॉर्सिन सिचुएशन आ जाती है कि आपको इमीडिएटली कोई लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत होती है, इमीडिएटली कोई लॉ बनाने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी एक ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करते हुए एक टेम्प्रेरी लॉ बनाता है, और उस पर्टिकुलर टेम्प्रेरी जो लॉ है उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या 6 महीने होती है, 6 महीने 2 हफ्ते, या 6 महीने 6 हफ्ते, या फिर 2 महीने। तो जनरली इसकी जो मैक्सिमम जो लाइफ होती है एक ऑर्डिनेंस की वो होती है 6 महीने 6 हफ्ते। इन जनरल क्या होता है कि जब भी आपने सपोज आज एक ऑर्डिनेंस यूज़ करी, ठीक है, मैंने आज आपका सपोज मैं 22 दिसंबर को ये वीडियो बना रही हूँ, तो 22 दिसंबर को मैंने कोई ऑर्डिनेंस यूज़ करी तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 हफ्ते होगी, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक है, वो 6 हफ्ते में आज से काउंट नहीं करूंगी मैं, वो 6 हफ्ते तब से काउंट करूंगी जब मेरा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो है सेशन में आ जाएंगे। सपोज अभी पार्लियामेंट का कोई भी, जैसे विंटर सेशन चल रहा है अभी ऑलरेडी, तो सपोज मान के चलो कि पार्लियामेंट का एक सेशन जो है आपका अभी आज सपोज 22 दिसंबर को नहीं है लेकिन ऑलरेडी बैठा हुआ है, एज्यूम कर लो कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, जब पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस जिस डेट को आपके सेशन में आ जाएंगे, सपोज अब आपके बजट सेशन में आते हैं, सपोज वो फरवरी में आएंगे, तो मैं फरवरी से वो 6 महीने काउंट, और फरवरी से वो 6 हफ्ते काउंट करूंगी। तो फिर ये 6 महीने आप पूछोगे मैम 6 महीने क्यों लिखा, 6 महीने इसलिए लिखा क्योंकि जो 2 सेशन का जो मैक्सिमम गैप होता है ना, सपोज वो मार्च में नहीं आते, अप्रैल में आते हैं, मई में आते हैं, जून में आते हैं, तो सपोज वो कल ही छुट्टी पे गए हैं, तो दोनों जो लास्ट सेशन और फर्स्ट सेशन के बीच का जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 मंथ्स है, ठीक है। तो ये आपके उसमें लिखा हुआ है, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन इज 6 मंथ्स, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम लेके चला, तो मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है, और जैसे 6 महीने के बाद वो दोनों हाउसेस जैसे सेशन में आएंगे तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उनको वो जो आपकी जो ऑर्डिनेंस है उसको आइदर अप्रूव या डिसअप्रूव करना होगा। अगर उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते तो विद इन 6 वीक्स के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉ कैंसिल हो जाएगा और आपकी ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगी, वो आगे इफेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, बात करते हैं ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। ऐसे सेम पावर गवर्नर के पास भी होती है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली एक पावर होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऐसी पावर है जो कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 उसके अंडर यूज होते हैं, आर्टिकल 13, ठीक है। उसमें आपकी बेसिकली वो रिट है, लेकिन इसमें क्या है, आर्टिकल 13 के अंदर जब हम जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है जिसमें वो देख सकते हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट है या आपका स्टेट लेजिस्लेचर है कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रहा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको चेक करने के लिए, और इन केस अगर उनको वो लगता है कि जो भी इन्होंने लॉ बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द सेम एज नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये होती है। तो कौन से केस में, लैंडमार्क केस से आया था, ये आपका केशवानंदन भारती केस से आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूरोंटो की, ठीक है। क्यूरोंटो का मतलब क्या होता है? क्यूरोंटो आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक रिट की पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीनिंग बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो आप इस पे इंक्वायर कर सकते हो। आर्टिकल्स का आंसर देखो, आंसर क्या होगा? इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू अ पब्लिक ऑफिस। आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हैं? यू डोंट हैव द डिग्री, यू आपने तो एग्जाम ही क्रैक नहीं किया, आप बैठ गए आगे इसमें, ठीक है। तो 5 तरह की रिट्स कौन सी होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी, जो मेरे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो वीडियो है आप वो ज़रूर इसको देखिए। तो मैंने इसमें पांचों रिट्स जो है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसमें से एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के रिगार्डिंग। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है तो आपको पता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मनी बिल के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। दूसरी है उसको रिक्वायर्ड चाहिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर होती है। और लास्ट है ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल। तो 1 सेकेंड दे रही हूँ, सोच के बताइए। चलो 2 सेकेंड्स देती हूँ। चलो, तो इसका आंसर देखो हम डिस्कस करते हैं। जो मनी बिल होता है सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाता है। राज्यसभा में वो जाएगा, बाद में जाएगा, लेकिन राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर उसको रिटर्न करना पड़ता है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी, ये तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर। नो, राज्यसभा तो सिर्फ प्रपोज कर सकती है कि आप ये इसमें चेंजेस कर लो, लेकिन वो मर्जी है लोकसभा की कि वो उनको उन अमेंडमेंट्स को अब मंजूर है या ना मंजूर है, ठीक है। तो उनकी ऊपर है कि वो उसको बोल सकते नहीं भाई हम तो नहीं करते, हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम नहीं मानते, तो वो उसको बोल सकते नहीं हम नहीं मानते आपके अमेंडमेंट को। तो आपकी स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगी। ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल नहीं, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा होता ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल तो ये ठीक होता, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो आपकी जो स्टेटमेंट 2 है कि येस, आपको मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि आपका शेड्यूल 10 के बारे में बात करता है। तो आपसे पूछा है कि ये जो है इससे ये बात करते हैं एंटी डिफेक्शन कि आप कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो MPs और MLAs को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि आप एक पार्टी से दल बदलू कानून जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी में। तो इसके ऊपर एक केस था बहुत फेमस, आयाराम गयाराम की। एक ही MLA ने आई गेस एक ही दिन में 3 से 4 बार अपनी पार्टी चेंज कर दी थी, जो ज़्यादा पैसा दिया उसके पास चले गए। तो ये कौन से उससे ऐड हुआ था? आपको जो 10th शेड्यूल है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है बात करती है क्या कि मैंने आपको सारे के सारे जो बिल्स है ना, आप मेरी जो 1 शॉट है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, मैंने उसमें बहुत डिटेल में और बहुत ही एक टेबल वाली फॉर्म में बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी सिटिंग्स होती है, कौन से बिल में जॉइंट सिटिंग होती है या नहीं होती है। तो आप एक बार वो जरूर देखिएगा। तो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो ऑर्डिनरी बिल में होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मनी बिल में नहीं होता। फाइनेंशियल बिल 1 में होता है, फाइनेंशियल बिल 2 में नहीं होता, 1 में होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये सारे मैंने बिल्स आपको उस वाली वीडियो में पढ़ाए हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मैंने अभी आपको लास्ट मैंने आपको DPS से पढ़ा दी थी, तो मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, तो आपको ऑलरेडी MPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आर्टिकल 44 बात करता है ये। नेक्स्ट बात करती हूँ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कौन सी लिस्ट में आता है? आपके 12 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल बात करता है आपकी डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। उसमें 3 तरह की लिस्ट होती है, आपकी कॉन्करेंट स्टेट और आपकी यूनियन लिस्ट। तो उसमें जो तीनों में से कौन सी लिस्ट में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है वो आपकी स्टेट लिस्ट का मैटर है।
फिर हम बात करते हैं आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका डीपीसी आया था। तो डीपीसी जो है आपका कौन से एक्ट में मतलब आर्टिकल में बात करता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इतना डेप्थ पूछते नहीं जनरली, लेकिन हाँ स्टेट का है इसलिए पूछा हुआ है। तो ये आता है आर्टिकल 243 ZD के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। नेक्स्ट है कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, जुडिशियल रिव्यू हमने USA से लिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कवर करे हैं इस वीडियो में भी, और ये आपके सारे PYQs भी हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आई कैन गारंटीड यू आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन जो है इनमें से क्या आपकी प्राइमरी फंक्शन है, अपॉइंटमेंट करता है फाइनेंस कमीशन जजेस की? बिल्कुल नहीं करता, गलत हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ऑब्वियसली यही तो उसका काम है फाइनेंस कमीशन का, तो आंसर क्या हो जाएगा? C और B, मतलब सेकंड हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स कौन सा शेड्यूल बात करता है? मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे अपना टाइम सेव करना है आपको। कैसे एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में कि कौन सा शेड्यूल बात करता है? शेड्यूल 4। तो आपको इस तरीके से आपको चाहिए, अगर आप वो वीडियो 3 से 4 बार देखोगे ना, तो आपको एक एक आर्टिकल, एक एक चीज़ें आपको ऐसे रट जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है, आपकी हर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पूछते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्राइबल एरिया के बारे में। ट्राइबल एरिया, ये देखो अगेन शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है ट्राइबल एरिया कौन से है, आर्टिकल 6 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 क्या बात करता है? शेड्यूल 5 भी बात करता है, लेकिन वो ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। तो वो कहाँ पे आता है? तो डिवीजन ऑफ पावर किसकी होती है? शेड्यूल ट्राइब्स की। ठीक है, और ये बात करता है ट्राइबल एरिया के बारे में, तो आपका आ जाएगा शेड्यूल 6 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस के बारे में डिफाइन करता है। हमारे पास इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, अब 22 है। ठीक है, नाउ बात करते हैं फाइनेंस, आपका जो नेशनल कमीशन फॉर OBCs है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल, उसको क्या बोलते हैं? आपको देखो आंसर में दिया है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया। क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वोटिंग की जो एज पहले 21 साल थी, फिर उसको 18 साल कर दिया, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से वो हुआ था? तो वो 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1998 से हुआ था, 1988 से, सॉरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट एजुकेशन को कौन से उससे बनाया? पहले आपको ये पता होना चाहिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आया। कौन सा आर्टिकल ऐड किया? 21A ऐड किया। सिंधी कौन सी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज है वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपकी जो है इसमें ऐड हुई? तो आपके पास मैं दे रही हूँ 2 सेकेंड्स, सोच के बताओ। तो इसमें जो है आपकी 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से ऐड हुई थी। अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र वाले ही आए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कितनी जो है लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, तो 288 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन था? ये इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्या था? देखो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस, आपको ऑप्शंस जो है बिल्कुल सिमिलर है। चलो आपको मैं हिंट दे देती हूँ, A और B में से कोई एक होगा, 1 और 2 में से। ठीक है, तो यशवंतराव चौहान जो थे वो आपके फर्स्ट CM थे। कैबिनेट की जो लिमिट है वो कितनी है? स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी जो लिमिट है वो कितने पे स्ट्रेंथ पे डिपेंड है? वो है मैक्सिमम 15% तक हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम गैप बिटवीन जिला परिषद की जो मीटिंग होती है उसके बीच का जो मैक्सिमम जो गैप है वो कितना होता है? ये आप मुझे बताओगे। तो ये है 1 मंथ का, ये 2 मंथ्स का, ये 3 मंथ्स का, या 6 मंथ्स का। जो मैक्सिमम जो जिला परिषद और जो मीटिंग होती है पंचायत समिति की, उन दोनों के बीच में महाराष्ट्र में कितना गैप होना चाहिए? मैक्सिमम गैप बिटवीन द लास्ट मीटिंग एंड द नेक्स्ट मीटिंग के बीच में वो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए। अब बात करते हैं मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद इज ऑब्लाइज्ड टू कॉल अ स्पेशल मीटिंग ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ नॉट लेस देन हाउ मेनी मेंबर्स? तो कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम? ये आप मुझे बताओगे। इसमें मिनिमम 1/5 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 1/5। अब की कमेटी ऑफ इसके ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मोस्ट पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट कमेटी? तो स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी मोस्ट पावरफुल कमेटी होती है। आपका जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है महाराष्ट्र में? कौन अपॉइंट करता है म्युनिसिपल कमिश्नर को? सॉरी, इसका तो आंसर नीचे मैंने खुद ही दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगेटरी, मतलब मैंडेटरी फंक्शन है, क्या करता है, मतलब करना ही पड़ता है ये तो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक क्रिएशन सेंटर या प्रोवाइडिंग पब्लिक हाउसिंग, मेंटेनिंग बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स या फिर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फेस्टिवल्स। तो क्या आपका मैंडेटरी इसमें है, ऑब्लिगेटरी है, मेंटेनिंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट करता है, यस करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। मैंने पूछा था जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ का कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कर सकता है, बिल्कुल। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उस पर भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में, कि उसके रिगार्डिंग कौन कर सकता है इनका ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ कौन कर सकता है इनका, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एट सच कोई बहुत ज़्यादा रियल पावर्स नहीं होती, वो एक सिर्फ नॉमिनल पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिला परिषद जो होता है सीईओ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। तो हु एक्ट एज सीईओ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ जिला परिषद इन महाराष्ट्र, कौन होता है। IAS ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट करता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति, जो कि पंचायत समिति आपकी मिडिल टायर होती है महाराष्ट्र में, कौन होता है चेयरमैन, उसका चेयरमैन या फिर आप प्रेसिडेंट बोल सकते हो। तो इसका जो होता है वो होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, तो आपका सेकंड आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा कब होती है। ठीक है, जब भी आप कोई इलेक्शन वगैरह करते हो या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के कितने टाइम के अंदर अंदर ग्राम सभा की जो है जो फर्स्ट जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर यूपीएससी के चेयरमैन को हमें रिमूव करना है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर द मैटर इज इंक्वायर्ड इनटू पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते थे मैंने वो बना दिए हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और वो जो पूरी 1 शॉट वाली वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की, वो ज़रूर एक बार पढ़ के जाना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ज्योग्राफी के ऊपर। तो हम ज्योग्राफी पूरी महाराष्ट्र ज्योग्राफी इसमें हम पूरी कवर करेंगे विद ऑल PYQs। तो जब तक स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।